हेलो। हर्ष। हर्ष गौर। हेलो। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ। ठीक है, आ रही है, आ रही है, हाँ। चलो भाई, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हाँ भाई, तो हमें पढ़ना है अभी। जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा आपको, है ना, वो तीन सब्जेक्ट्स रहेंगे। इकोनॉमिक्स, लीगल, अपना लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका मैथमेटिक्स है ना, मतलब कोई ज़्यादा हार्ड या कोई ज़्यादा टफ वाला मैथमेटिक्स नहीं है। हाँ, सिंपल वाला है। मतलब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, वो पेन पेपर अलाउड नहीं होता है कैलकुलेशन करना। विथ हैंड अलाउड नहीं होता, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। दो ही चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमिक्स जो हमने पढ़ा हुआ है 11th और 12th में। ठीक है बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? शिरीष? श्रेष्ठ? वेरी गुड। कहाँ से? इंदौर से ही? जबलपुर से। और इंदौर में किधर रहते हो? भोलाराम उस्ताद मार्ग। वेरी गुड। ठीक है ना, तो जो 11th 12th तो क्लियर हो गया, 12th तो क्लियर हो ही गया होगा आपका, है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो 11th 12th में हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अपने 11th 12th में ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, उसे 50% ही जो है वो हमारा इको का कोर्स है। 5 चैप्टर है, वेरी स्कोरिंग फॉर अस। ठीक है, 25 मार्क्स का आता है, 20 से 25 मार्क्स की रेंज रहती है। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के साथ एक और सब्जेक्ट होता है आपका। ठीक है ना, तो वो 25 + 25 ऐसा करके 50 मार्क्स का सारे सब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ भी एक सब्जेक्ट। ओके, ये सब साथ साथ में पेयरिंग में रहते हैं। ओके, ये पता होगा आपको, है ना? वो आपकी बुक में लिखा होगा, देखो। नहीं लिखा होगा कहीं पर सब्जेक्ट्स के नाम? हाँ, है ना, तो वो सब्जेक्ट्स ऐसे, ये बुक देखना। ठीक है, ये तो मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे सारे आपको सारे सब्जेक्ट्स के नाम मिलेंगे। 4 सब्जेक्ट्स हैं अपने। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हैं, और चारों पेयरिंग में है। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है अपन 25 मार्क्स का आएगा। ओके, कोई क्वेश्चन 1 मार्क का भी आ सकता है, कोई क्वेश्चन 2 मार्क का भी आ सकता है। हम ये प्लान करेंगे, हमारा ये टारगेट रहेगा कि इकोनॉमिक्स में हम 20 से लेके 21 तक जो है वो उसके बीच में हम स्कोर करें। और बहुत आसानी से, बहुत आराम से स्कोर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 25 में से 20 21 तक आराम से हमको लाना है। वो कैसे लाना है वो हम पढ़ देंगे, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में बता दूंगा। सिर्फ पेपर अटेंड करना या एग्जाम देना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ टू अपियर इन एग्जाम, एग्जाम को कैसे अप्रोच करना। जब आप एग्जामिनेशन देते हो तो वो उन 2 घंटे में आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो मैं आपको बता दूंगा। और वो सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट के लिए नहीं, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सर पढ़ाएंगे, मैडम पढ़ाएगी, उनके लिए भी काम आ जाएगा। मतलब एक ये यूनिवर्सल हो जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी ना समझने में, ना कोर्स कंप्लीट करने में। कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, शुरुआत जल्दी कर दी इसलिए बहुत टाइम है। अब वो कोई मतलब सितंबर अक्टूबर से ही शुरुआत कर रहा है, तो उसके लिए फिर बहुत कम टाइम होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है ना? देन लीगल अपन जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो कवरेज होता है 20 से 25 मार्क का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। कभी कभी तो 20 मार्क का ही होता है। ठीक है, तो उसमें भी हम ये जो है वो हमारा टारगेट रहेगा 18 से लेके 20 तक। क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्कोरिंग जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कैलकुलेशंस होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। देन फिर हमारा आता है, जो मेरा सब्जेक्ट है वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड आएगा,
कैलकुलेशन करना आएगा। लॉजिकल रीजनिंग में मैथमेटिक्स जैसा कैलकुलेशन नहीं है, दिमाग लगाना है, पढ़ के दिमाग लगा। इकोनॉमिक्स में तो क्या है, आपने पढ़ा, याद किया, रट्टा मारा, हो गया। वो नहीं होगा लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो ऑल टुगेदर आपके लिए पूरा का पूरा नया सब्जेक्ट है, और उसी का पोर्शन सबसे वास्ट है। वो भी 25 मार्क का आएगा, ठीक है। उसमें भी हमारा जो स्कोरिंग टारगेट रहेगा, उसमें भी हमारा स्कोरिंग टारगेट रहेगा 18 से लेके 20 तक, ठीक है। अभी जैसे इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है, वो सबसे इजीएस्ट होते हैं आपके, तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 35, 36। अभी भी जैसे पिछले आप जो है वो बच्चों के रिजल्ट देखोगे, जो भी हमारे 15-20 बच्चे थे, 20-22 बच्चे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब, तो उनके वे सब पास हो गए। एक भी बच्चा नहीं है जो फेल हुआ, सब पास हो गए। तुम हमारे जो है वो टच में है बच्चे कि नहीं है? कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। हाँ, अभी आएंगे एग्जीक्यूटिव में, कभी बात हो तो पूछना, बात करना ना, टच में रहना चाहिए उनके, तो थोड़ा सा पता चलता है एग्जामिनेशन पैटर्न का कि भाई एग्जाम क्या है, कैसे होता है फेस। फर्स्ट टाइम ही आप जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट टाइम ही आप एमसीक्यू, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए जो है वो फर्स्ट टाइम है। एग्जाम तो आप 12 साल हो गए आपने एग्जाम दिए, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपने एग्जाम दिए, बट ये एग्जाम इन योर लाइफ माइट बी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दे रहे हो। सीएस एग्जीक्यूटिव से वापस से डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा। तो हम टारगेट बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे ना। पहले से ही हमारा टारगेट, फर्स्ट डे से ही हमारा टारगेट क्लियर है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा टारगेट क्लियर है कि हमको इतने में से इतने मार्क्स लाना है। 200 अगर नहीं आपको, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। हाँ, नहीं आपको अगर जो है वो थोड़ा सा पता है तो मैं बता दूं आपको। टू 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। मैंने आपको बताया कि 4 पेपर्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स लिख देते, चलो ठीक है, पेपर लिख दिया, अभी कोई बात नहीं। 4 पेपर्स, सब्जेक्ट, ठीक है, वही इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो है वो सब्जेक्ट होते हैं। 50 मार्क्स ईच। फिफ्टी मार्क्स ईच, तो ये मिलके जो है वो आपका 200 का बनता है। पासिंग 50%, मतलब 200 में से आपको 100 लाना होता है पास करने के लिए, ओके। और इंडिविजुअली है ना भाई, जैसे अगर मतलब ये पेपर हैं 50 मार्क है, ठीक है, तो ये सब इंडिविजुअली 40%, ठीक है, और पेपर वाइज 40% लाना होता है, और एग्रीगेट में आपको 50% लाना होता है। ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए है। हमारा टारगेट सिर्फ पास होना नहीं है, हम कोई पास होने के लिए एम नहीं कर रहे हैं, हम एम कर रहे हैं अबाउ 150 लाने के लिए। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे से ही जो है वो मैं सारी बातें इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि हमारा माइंड सेट वैसा हो जाए कि भाई हम जो है वो टारगेट बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। हमें जो है 200 में से 150 लाके इन अ सिंगल अटेम्प्ट पास होना है। आपको पढ़ाई करना है, आपका माइंड सेट ये रखना है, आपको टारगेट ये रखना है। अब ये टारगेट कैसे अचीव होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल यू हैव टू डू इज कि अभी से, मैंने पहले भी बताया था जब मैं 2-3 दिन अपनी क्लास लगी थी, आप दोनों थे शायद, है ना, अभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी हैं,
ये जो नए स्टूडेंट है हमारे श्रेष्ठ ये भी हैं, अभी से आप जो है वो दिन के जो क्लासेस आप चल रही है वो चल रही है, कितने बजे तक है आपकी क्लासेस? 12 बजे तक आई गेस, है ना? 12:30 बजे तक है। उसके बाद क्या? कुछ नहीं। उसके बाद टाइम टेबल बनाओ, है ना? ये सारी चीजें आपको सिर्फ CSEE में नहीं, CS एग्जीक्यूटिव से भी काम है, CS एग्जीक्यूटिव में ज्यादा काम आएगी। टाइम टेबल बनाओ, अभी से अगर आप पढ़ाई शुरू करो तो 2 आवर्स, 2 आवर्स पर डे CSEE का पढ़ाई होना चाहिए। आप एक टाइम फिक्स कर लो कि मैं 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ूंगा, 4 बजे से 6, 6:30 बजे तक पढ़ूंगी। एक टाइम फिक्स कर लो, फिर आप कहीं पर भी हो, हर दिन 4 बजे से 6 बजे तक आपको पढ़ना है। बस इतना आपको करना है। और क्लास सारे सिंसियर स्टूडेंट हो, है ना? पता है हमें भी, तो क्लास तो आप डेली आओगे। आपका कोर्स कंप्लीट भी होगा, बीच बीच में टेस्ट भी जो है वो कभी कभी ऑर्गेनाइज होंगे, रिवीजन भी होगा, मैराथन भी होगा, सब होगा। और ये जो 100% रिजल्ट जो है वो आ रहा है, और ये ऐसा का ऐसा ही जो है वो चलता जाएगा। मतलब हमें एज अ फैकल्टी, एज अ क्लास, हमें भी ऐसा रहता है कि यार हम हमारा जो रिकॉर्ड चल रहा है वो 100% रिजल्ट का, वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। ठीक है, तो ये चीज है। अब अपन शुरू करते हैं हमारा पहला सब्जेक्ट, मतलब मेरा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो वाला सब्जेक्ट, विच इज बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। ये बहुत ही इजी है। इजी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने ये जो है वो क्या हुआ है, पढ़ा हुआ है। एक मिनट में पहले इसको हटा दूं मैं। अरे अरे यार, एक मिनट है तो। और दूसरी चीज ये कि कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, आप बिल्कुल बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन जो है पूछ सकते हो। कभी ऐसा लग रहा है कि क्लास है ना, क्लास में नहीं पूछना है, तो क्लास के बाहर, जैसे क्लास खत्म होगी तो क्लास के बाहर भी पूछ सकते हो, उधर सोफे पे बैठ के पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा बिना हेजिटेशन के। हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू क्लियरिंग ऑफ डाउट, क्लियरिंग ऑफ क्वेरीज। मतलब इतना सपोर्ट मिलता है कि भाई जैसे आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, बच्चे घर पे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करते करते उनको कोई डाउट हो गया तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं कि सर ये वाला डाउट है, ये कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ये भी आप कर सकते हो, आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा। और इधर क्या भाई, इसमें है कि कौन है? और ये होगा
ये रहा। हाँ चलो भाई ये पढ़ते हैं अभी अपन। यार ठीक है। हाँ अब फर्स्ट चैप्टर हमारा आउट ऑफ द फिफ्थ 5 चैप्टर्स, बेसिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। ये सुना सुना लग रहा है कहीं पर, 11th 12th में 12th क्लास में पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई। तुम्हारा कॉमर्स नहीं था, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स ही नहीं था। अच्छा भाई ऐसा मतलब इकोनॉमिक्स तुम्हारा जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में था तुम्हारा बेटा? हाँ ना, पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, है ना, पढ़ लेंगे समझ लेंगे, छोड़ना तो अपने को कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि बिल्कुल आपको जो है वो परेशानी ना है, ठीक है। अच्छा अब ये हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं ये बहुत सिंपल चीज है इसमें, ठीक है, कि भाई जो हमारा मार्केट में हम देखते हैं, रोज देखते हैं, आप जब मार्केट जाते हो, बाजार जाते हो, कुछ खरीदी करने जाते हो, उसी से रिलेटेड। आ जाओ बेटा आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेट हो गए बेटा? हाँ वो तो मेरे को भी पता है, अब कल जल्दी कल टाइम पे आना है ना बेटा। किधर? एग्जीक्यूटिव में? हाँ हाँ ठीक है, 9 बजे आना आप कल से, है ना, 9 बजे से। हाँ 9 बजे से अपना क्लासेस शुरू होगा और रेगुलर अपना 9 बजे से शुरू हो ही जाएगा, ठीक है, लेट नहीं होता कभी, है ना बेटा। ओके, मजा आया एग्जीक्यूटिव में बैठने की? टेंशन हो गया? हाँ बच्चे एक्चुअली क्या है, एग्जीक्यूटिव में बैठ जाते हैं ना सीएसडब्ल्यूटी करते करते, तो उनको टेंशन हो जाता है कि यार सीएस एग्जीक्यूटिव, अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा है। बट आपको बिठाया इसलिए जाता है, कभी अगर बिठाया है ना तो बिठाया इसलिए जाता है कि भाई ये तो आप 3-4 महीने में क्लियर कर लोगे, 3-4 महीने की बात है, फिर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव पढ़ना है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कभी सीएस एग्जीक्यूटिव में बैठाया जाए या बैठने का मौका मिले या कभी बैठ जाओ, तो सीएस एग्जीक्यूटिव का टेंशन मत ले लेना, वो अगले साल लेना है आपको, 2026 में नवंबर में अपनी एग्जाम खत्म होगी, दिसंबर हो जाएगा, तो वो नया साल ही आ जाएगा। अभी पूरा फोकस आप जो है वो सीएसडब्ल्यूटी पे करो, ठीक है। बैठ गए, देख लिया बस, उसको जो है वो आने वाली अपनी जो 3 घंटे की पिक्चर रहती है और अपन ट्रेलर देखते हैं, वैसा ही अब भी आप सीएस एग्जीक्यूटिव को देखो। सीएस एग्जीक्यूटिव का टेंशन अभी से ले लोगे, पता चले सीएसडब्ल्यूटी भी पास नहीं कर पाए, हाँ वो मत कर देना, ठीक है, ज्यादा दिमाग में मत लेके जाना सीएस एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। चलो तो अभी हम जो नया चैप्टर अभी हमारा शुरू करने वाले हैं, पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। ये पढ़ा हुआ है बेटा तुम्हारा इकोनॉमिक्स में 12th में? नहीं तुम्हारा भी इकोनॉमिक्स नहीं था? अरे ये कौन सी स्कूल है यार, मतलब मैं जब पढ़ता था तब इकोनॉमिक्स कोर सब्जेक्ट हुआ करता था, है? अच्छा हमारे यहाँ पे तो मतलब मैं जब पढ़ता था सीबीएसई में, सीबीएसई करिकुलम में पढ़ा हूँ मैं, तो जो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, और देन फिर आता था इंग्लिश, ये तो कोर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे कि भाई अभी पता नहीं क्या ही कर रखा है, बढ़िया है। हाँ हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, सर मैं कॉमर्स से हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स था, वेरी गुड बेटा भूमिका, है ना, मैंने ये चैप्टर लड़े हैं नहीं बेटा, पढ़े हैं, है ना, ठीक है, वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और जिनका ये इकोनॉमिक्स नहीं था या जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में आएगा, नो इश्यूज विद दैट। पढ़ाना, आप लोगों को समझ में आए, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पढ़ते हैं, मतलब हमारे टाइम पे जो सब्जेक्ट हुआ कर, मेरे टाइम पे जो सब्जेक्ट हुआ करते थे ऑप्शनल में, वो एक वो आईपी हुआ करता था, है ना, मैथ्स हुआ करता था, और फिजिकल एजुकेशन हुआ करता था, और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट होते थे। मेरा कॉमर्स विथ मैथ्स था, जो तुम्हारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला है ना, वो वाला रहता था, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ
मार्केट कंपटीशन। नाउ ये हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, ये आपने डेली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते हैं खरीदी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल रिलेट, आपको जो है वो बहुत रिलेटेबल लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अप्लाई करना है। ठीक है, ये पूरे इकोनॉमिक्स में। तो व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। सी मार्केट जो है, अगर मैं इकोनॉमिक्स बोलूं, आप 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ो, कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ो, सीएस में इकोनॉमिक्स पढ़ो, या इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर लो, एक चीज इकोनॉमिक्स में कॉमन रहती है, 4 पिलर रहते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, उसी के ऊपर जो है वो पूरी इकोनॉमिक्स है हमारी, और ये हमेशा आएगा, है ना। पहला पिलर है डिमांड, दूसरा है सप्लाई, तीसरा है मार्केट, और चौथा है मार्केट के प्लेयर्स। मार्केट के प्लेयर्स मतलब हम बायर और सेलर। अब सेलर बायर तो चलो ठीक है, हम बायर हैं, एंड ईच एंड एवरी पर्सन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इज अ बायर। अगर हम ऐसा चेन पढ़े कि भाई एक मैन्युफैक्चरर है ना, मैन्युफैक्चरर के लिए बायर कौन, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है वो बायर हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, सेल करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे सेलर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बायर कौन, रिटेलर। अब रिटेलर जो है यहाँ पर बायर हो गया। अब रिटेलर ने क्यों परचेज किया, सेल करने के लिए। अब रिटेलर के लिए जो बायर है वो कौन, वो हम लोग, एंड कंज्यूमर्स। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम each and every person is buyer and each and every person is seller। तो ये 4 चीजें जो है वो इकोनॉमिक्स में मेनली होती है। मैं बोलता हूँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा, बट मैं बोलता हूँ कि समझाने के पर्पस के लिए कि इकोनॉमिक्स इन 4 पिलर्स पे जो है वो है। ये चारों चीजें आपको हमेशा, आप किसी भी लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ लो, आपको जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर हुआ। ठीक है, अब बहुत सिंपल चीज है ना, डिमांड एंड सप्लाई का बहुत सिंपल चीज है। 2 लॉ है, 2 लॉ हमें पढ़ने हैं, उनके एजम्पशंस पढ़ने हैं और उनके एग्जम्पशन पढ़ने हैं। लॉ अगर समझ में आ गया तो बाकी की चीजें आपके अपने आप जो है वो, जैसा मैंने बोला, एज अ कॉमन सेंस, एज एन ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ जाएगी। अगर कोई प्रोडक्ट है, समझना, अगर कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस गिर गया, बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, बहुत फेमस प्रोडक्ट है, आईफोन ही अपन ले लो, है ना, आईफोन 15, उसका प्राइस अगर 5,000 रुपए मान गिर गया, या 5,000 रुपए वो सस्ता हो गया, 10,000 रुपए सस्ता हो गया, तो उसके डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, डिमांड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ी, डिमांड बढ़ी। प्राइस नीचे हुई तो डिमांड बढ़ी। अब यहां पर किस पे इफेक्ट हो रहा है, डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है। एंड रिजल्ट काय पे आ रहा है, डिमांड पे आ रहा है। तो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, या लॉ ऑफ डिमांड में क्या लिखा हुआ है कि एज जनरल लॉ, जनरल रूल, as the price of the commodity decreases, the demand of that product increases। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डाउन हो रही है, नीचे जा रही है वो, और बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा, अगर प्रोडक्ट महंगा हो रहा है तो उसकी डिमांड घट जाएगी। सिंपल सी रूल है। ठीक है, देखते हैं, इसको मैं बताता हूं आपको। ये एक्चुअली दूसरे ऐप में मैंने खोल दिया, अभी हट ही नहीं रहा है। चलो यहां बता देता हूं। हाँ, यहां बता देता हूं। ठीक है ना, ये है हमारी
प्राइस और ये है हमारा डिमांड। ये है हमारा प्राइस और ये है हमारा डिमांड। ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज, सॉरी, प्राइस अगर इंक्रीज होगी, चलो ये पढ़ लेते, प्राइस अगर इंक्रीज होगी, ठीक है, तो डिमांड डिक्रीज होगी। प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ठीक है, कभी कभी ये तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है या क्वेश्चन कैसे आता है ना, मैं जब हम पढ़ेंगे, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब हम पढ़ रहे, हमको पता है कि एमसीक्यू टाइप आने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कौन बनेगा करोड़पति जैसा हमको दिख रहा है। ठीक है, सारा सिनेरियो जो है वो कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। जब हम पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, हम पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, ये एक पूरा ऑब्जर्वेशन भी हो जाना चाहिए कि इस टॉपिक को कितने तरीके से जो है वो हमसे इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। तो फिर आपका माइंड खुद ही जो है वो क्वेश्चन जनरेट करेगा कि नहीं, ये इस तरीके से भी आ सकता है, इसका क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी और पक्की होगी और आपका प्रिपरेशन और पक्का होगा। ठीक है, इसको डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड है ना, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन रहता है? इनवर्स रिलेशन। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन द लॉ ऑफ डिमांड। इनवर्स मतलब अपोजिट, उल्टा। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, एक अगर ऊपर जा रहा है, प्राइस का एरो ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे जा रही है, प्राइस का एरो नीचे जा रहा है तो डिमांड ऊपर हो रही है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स मतलब उल्टा, अपोजिट बेटा, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन लॉ ऑफ डिमांड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस कर्व एंड डिमांड कर्व, the relationship between price and demand is proportionate and direct, inverse and indirect, none of the above, any of the above। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड पहले हमारा, ओके, हाँ, अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, अदर थिंग्स रिमेनिंग बीइंग इक्वल, सारी चीजें एक जैसी रहेगी। ठीक है, अब वो सारी कौन सी चीजें, जब अपन एजम्पशंस पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। हम सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज की बात कर रहे हैं और वो क्या है? प्राइस। प्राइस ऊपर हुई, डिमांड नीचे गिरेगी, प्राइस नीचे हुई, डिमांड बढ़ेगी। और बाकी की बहुत सारी चीजें हैं, कंज्यूमर की इनकम है, कंज्यूमर का टेस्ट है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, फैशन है, सप्लाई है, ठीक है, ओके, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये सब जो चीजें हम इनको अभी कुछ गिन ही नहीं रहे हैं। जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तब एक ही चीज की बात हो रही है, प्राइस, और उसका इफेक्ट डिमांड पे क्या पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, if the price of commodity falls the quantity demanded of it will rise, ये पढ़ा था हमने, और इसका वाइस वर्सा यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइस rises then demand will decline। ये जो मैंने बोला था, this implies an inverse relationship between the price and quantity demanded। ठीक है, this implies an inverse relationship between price and quantity demanded of the commodity। ठीक है, अब ये सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है, when the price decreases
द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, वाइस वर्सा। ठीक है भाई, चलो अब ये पढ़ लेते हैं अपन। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई ये एग्जांपल है, जब प्राइस 0 थी, ठीक है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 1600 रुपए किलो, 1600 किलो। ये इन केजीज है या इन यूनिट्स, इन यूनिट्स ले लो। जब प्राइस 0 थी मतलब फ्री में मिल रहा था, तब कितने लोग खरीदार थे उसके, कितने लोग कंज्यूम कर रहे थे, 1600, 1600, है ना। जब प्राइस 10 रुपये हो गई तो 200 यूनिट की डिमांड जो है वो कम हो गई, 1400 हो गई। जब प्राइस 20 हुई तो 1200, जब प्राइस 50 हुई तो 600। जीरो से लेके प्राइस 50 रुपए तक हो गई कि मतलब अगर आपको अब उसको आपको जो है वो 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, उसके उपभोक्ता, उसके कंज्यूमर कितने, खाली 600। जो 1600 थे वो 600 हो गए खाली। और प्राइस अपने एक पी पे 70 हो गई, तो उसके जो कंज्यूमर थे, क्वांटिटी डिमांडेड, जो डिमांड आने लगी मार्केट में, वो 200 रह गई। ठीक है, अब तो फिर कंज्यूमर ही नहीं बचे। जैसे ही प्राइस 80 हुई, सबको लगा बहुत महंगा है, अब तो ये जो है वो लेने लायक ही नहीं है, भले ही कैसा भी हो। क्वांटिटी डिमांडेड है ही नहीं, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, उसके मार्केट में डिमांड ही नहीं बची। ठीक है, मार्केट में डिमांड ही नहीं बची, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो प्रोड्यूसर ने, सेलर ने बेचना ही छोड़ दिया, प्रोड्यूसर ने बनाना ही छोड़ दिया, बोले डिमांड तो है नहीं, लोग खरीद तो रहे है नहीं, हटाओ इसको, छोड़ो। ठीक है, समझ में आया, है ना। अब ये देखो, ये जो है वो डिमांड कर्व है, ये ग्राफ होता है बेसिकली। ठीक है, ग्राफ बनाना आएगा नहीं सीएस में, ना एग्जीक्यूटिव में आएगा, ना प्रोफेशनल में आएगा, ना सीएसडब्ल्यूटी में आने का तो चांसेस ही नहीं है। हाँ, ये कभी बहुत ज्यादा ही अगर हार्ड या ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछने की इच्छा हो गई, तो ये ऐसा ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे बताओ भाई ये ग्राफ क्या जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, और ये कौन सा ग्राफ है, इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है। तो ये मैं बता देता हूँ, है ना। ग्राफ बनाया है किसी ने पहले 11th 12th में, 10th में? हाँ, बनाया, सब में बनाया। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ग्राफ बनाए बेटा कभी? हर्ष, यूवी, भूमिका, प्रथा, वेरी गुड, भूमिका का आंसर आया, है ना, यस सर। ठीक है, हर्ष का भी मैसेज आया, यस सर, वेरी गुड। प्रथा और यूवी का भी मैसेज आ गया, वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी उतने ही एक्टिव हैं, है ना। और पिछले बैच में भी जो है वो देखे थे, पिछले बैच में 8-9 ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स थे, सारे के सारे एक्टिव रहते थे, वेरी गुड। ठीक है, और तुम लोगों भी जो है वो थोड़े एक्टिव रहना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बातचीत करना है या कुछ भी बोलते रहना है, बट क्लासेस इंटरेक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन है, कुछ बोलना है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल जो है वो बोल सकते हो। ठीक है, पूछना है तो जैसा मैंने बताया बिल्कुल पूछ सकते हो। वेरी गुड बेटा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कीप इट अप। सो बेसिकली ग्राफ जो है वो दो एक्सिस होती है, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। वर्टिकल एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा वाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमारे प्राइजेस जो हैं वो होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड लिख देता हूं, यहाँ पे होगा हमारा डिमांड। बनाना नहीं है, हाँ, याद भी नहीं रखना, बस खाली एक नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। कभी यही ग्राफ आ गया, हमारे जो इंस्टीट्यूट है ये वाले ग्राफ दे देगी और पूछेगी बताओ क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आपको जो है वो बताना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें ये एरो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है ना, और ये कर्व भी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। कैसे पता चला सर, या कैसे बोल सकते हो? जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होती है। हाँ बोलो, इंटरेक्टिव रहो। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती है वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होती है।
ठीक है, तो ये इंक्रीमेंटल है ना। पहले 400 थी जब हमारा प्राइस जो है वो 60 रुपीज था, तब डिमांड 400 थी। जैसे ही प्राइस 40 रुपीज हुई, डिमांड 800 हो गई, 20 हुई, ठीक है, तो और बढ़ गई, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है वो जब जीरो हुई तब 1600 हो गई। और ये यहीं पर जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट हुआ है। कलर चेंज कर देता हूँ। जब 60 था 400, तो यहाँ पे भी हमने देखा जब 60 थी तब ये 400 हो रही थी। आया समझ में? क्लियर हुआ है ना? नहीं हुआ? कोई डाउट है? नहीं है ना? बनाने को नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, बट ये ध्यान में होना चाहिए। दिया हुआ है तो अपने को पढ़ना है, ध्यान में होना चाहिए कि हाँ कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि क्या हो रहा है बताओ, तो हम जो है वो बता सकते हैं कि ये लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ डिमांड है, क्या है। अब बात करते हैं एजम्पशंस की, है ना। एजम्पशंस मतलब क्या, कि लॉ ऑफ डिमांड को फुलफिल होने के लिए ये सारी चीजें होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होगा। लॉ ऑफ डिमांड में जो लिखा हुआ है वो सही होगा, वो सत्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। एजम्पशन मतलब क्या, ये सारी बातें हम अज्यूम करके चल रहे हैं, कि हम मान लेते हैं कि ऐसा है। मान लो कि अगर ऐसा हो गया, मान लेते हैं कि अगर ऐसा है, अज्यूम, अजम्पशंस जो सच हो सकते हैं, जो नहीं भी हो सकते, ये जब अपन पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कि भैया कंज्यूमर की इनकम कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सारी चीजें जो है वो समान होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब सिंपली ये होता है कि दूसरी चीजों में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, सिर्फ प्राइस में चेंज आना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं प्राइस के अलावा जो डिमांड पे इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, है ना। नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, जो कंज्यूमर है उनकी इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता, बढ़ेगी वो तो इनकम। जैसे कोई सैलरीड पर्सन है ना, जॉब कर रहा है, एक ही जॉब में है वो, तो हर साल इंक्रीमेंट होता है, 7 to 8%, है ना, 10% तक इंक्रीमेंट होता है, कभी कभी 2 से 3%, 4% इंक्रीमेंट होता है, बट इनकम तो बढ़ती है। इनकम स्टैटिक या एक जैसी नहीं रहती है। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की इनकम जो है वो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होती है कि स्टेडी रहे या एक जैसी रहे, कम होती रहती है, बढ़ती रहती है। जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, कंपनीज चला रहे हैं, तो उनका जो है वो मुनाफा बढ़ते ही जा रहा है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी भाई, जैसे अभी आप नए आए हो, नया नया काम करना शुरू किया है, जॉब किया है आपने, साइकिल चला रहे थे, साइकिल चलाई, फिर थोड़ी सी इनकम बढ़ गई ना, तो नहीं, अब हम जो है वो सेकेंड हैंड मोटर बाइक ले लेते, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, टू व्हीलर ले लेते हैं। फिर थोड़ी और इनकम बढ़ी तो फर्स्ट हैंड ले लेते हैं, थोड़ी और इनकम बढ़ी, है ना, सब सही चल रहा है, थोड़ी और इनकम बढ़ी तो सेकेंड हैंड कार ले ली। मोबाइल, है ना, में हम ऐसे ही करते हैं कि भाई चलो पहले सस्ता वाला 20-25 हज़ार रुपये वाला मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, फिर थोड़ी सी इनकम बढ़ती है तो वन प्लस, और थोड़ी इनकम बढ़ती है तो सैमसंग, ठीक है, और सैमसंग और अच्छी इनकम हो जाती है जरा सी भी तो सीधे आईफोन, ठीक है। तो इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, ये हमारा सिर्फ एजम्पशंस हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। नो चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, ठीक है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट कभी बदलना नहीं चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जो कंज्यूमर को पसंद आ रहा है वही पसंद आते रहना चाहिए सालों साल तक, एक जैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, होता रहता है।
आज ये पसंद आ रहा है, ठीक है, हम जैसे फॉर एग्जांपल कार है, ठीक है, कार लिया आपने ना, बड़ा अच्छा आप कमाते हो, बड़ी अच्छी आपकी इनकम है, महीने की बढ़िया अच्छी इनकम कमाते हो आप, कार लिया आपने है ना, हर 3 साल में आप कार चेंज करते हो, हर 4 साल में आप कार चेंज करते हो। पहली कार आपने जो है वो मारुति की ले ली, चलो भाई ठीक है मारुति कार ले लेते, अच्छी है, 4 साल बाद आपको लगा नहीं यार अब ये कार जो है वो मेरे को जम नहीं रही है, टाटा की कार बहुत बढ़िया है, टाटा ले लो, तो आपने मारुति का प्रेफरेंस जो था आपका वो चेंज हो गया, अब आप टाटा पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो प्रेफरेंस एक जैसा रहना जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा रहे, बट ये हम एजम्पशंस पढ़ रहे हैं। नो चेंज इन फैशन, फैशन बदलते रहते हैं, ना सिर्फ कपड़ों में, खाने पीने में, है ना, सब में फैशन बदलता रहता है, ठीक है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कौन से? अगर ये नहीं तो ये सही, दूसरा ऑप्शन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो साथ में यूज करेंगे, अगर एक नहीं है तो दूसरे का कोई मतलब नहीं है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल लेते हैं भाई, जैसे आप जो है वो पेप्सी आपने ऑर्डर किया, भाई पेप्सी चाहिए हमको, पेप्सी नहीं मिला तो बोले ठीक है भाई कोको कोला ही दे दो, पेप्सी पियो कोको कोला पियो, एक ही चीज है, ज्यादा फर्क ही नहीं, ज्यादा क्या है, फर्क ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि भाई अगर एक नहीं मिला तो उसकी जगह आप जो है वो दूसरा ले सकते हो। बर्गर किंग है, बर्गर किंग नहीं तो मैकडोनल्ड्स, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं ना। और जो बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम्पल होता है वो होता है फाउंटेन पेन। वो इंक पेन देखा हो आपने, है ना, पहले के जमाने में बहुत चलते थे कि वो पेन आता था, नहीं फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, वो पेन जो निब होती थी है ना, उसको यहाँ से खोलते थे, उसमें वो ब्लू कलर का इंक भरते थे, है ना, एक ब्लू इंक की बॉटल भी अलग से आती थी, वो इंक भरते थे और फिर लिखते थे। वो एक ही एक पेन आता था, इंक पेन, इंक पेन, बॉल पेन, है ना, फिर एक जेल पेन आता था और एक पायलट पेन आता था, ऐसे 4-5 प्रकार के पेन आते थे। बॉल पेन सबसे ज्यादा चलने वाला, पायलट पेन सबसे अच्छा चलने वाला, जेल पेन की राइटिंग बड़ी अच्छी थी, वो मोटा आता था ऐसा, ठीक है। और एक इंक पेन आता था जो ऑफिस में ज्यादा चलता था, मतलब बच्चे तो वो चला ही नहीं पाते थे, हाँ 10th 11th 12th के हो तो ठीक है वो संभाल पाते थे, नहीं तो वो कभी इंक गिर गई कभी कुछ हो गया तो उसके दाग ही नहीं छूटते थे। तो अगर इंक वो ऐसा होता, वो मैकेनिज्म ही ऐसा है ना कि वो इंक जो है वो सिर्फ इंक पेन में यूज होती है, बाकी किसी में यूज नहीं होती है। तो अगर आपके पास इंक पेन नहीं है तो वो इंक पैड का या इंक का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास इंक पेन है और इंक नहीं है तो फिर आप इंक पेन यूज नहीं कर सकते, इंक पेन बेकार है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए जो एक साथ जोड़े में यूज जो है वो होते हैं, ठीक है, अलग है, एक साथ जो है वो जोड़े में यूज होते हैं, एक नहीं तो दूसरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इनके प्राइजेज में भी जो रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स के प्राइजेज में भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज हो गए तो बिल्कुल डिमांड में फर्क आ जाएगा। भाई पेप्सी है वो 15 रुपए की मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी है वो 15 रुपए की मिल रही है, वो जो 100 मतलब अब कितने की बोतल आती है, 100 ml की आती है, 200 ml की आती है, वो 15 रुपए की मिल रही है। अगर कोक ने प्राइस गिरा दिया, 12 रुपए कर दिए, पेप्सी 15 रुपए की 100 ml, कोको कोला 12 रुपए की 100 ml, तो पेप्सी की प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट कोको कोला ने अपने प्राइजेस कम कर दिए, इसकी वजह से पेप्सी की डिमांड में कम, डिमांड में जो है वो कमी आ जाएगी। सब ये सोचेंगे भाई कोको कोला 3 रुपए सस्ता मिल रहा है तो फिर हम कोको कोला ही क्यों नहीं पिए, पेप्सी पियो कोको कोला पियो, टेस्ट एक ही जैसा आना है, एक ही बात है, तो 3 रुपए ज्यादा क्यों दो, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं ऊपर से जा रहा है बेटा, समझ में आ रहा है ना, पक्का आ रहा है पक्का, हाँ मतलब नहीं तुम्हारा इकोनॉमिक्स था, तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी रिलेट करना, तुम्हारा इकोनॉमिक्स था, बाकी ये जो बैठे हुए तुम्हारा भी नहीं था, था इकोनॉमिक्स था, वेरी गुड, तुम्हारा नहीं था, नहीं था ना, तो इन दोनों को थोड़ा सा नया
लग रहा है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बेटा समझ में आ रहा है? बहुत आराम आराम से जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही अपन जो है वो कंप्लीट करेंगे कोर्स, ऐसे ही अपन सब कुछ। नो चेंज इन फैशन, हाँ, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस चेंजेस और शॉर्टेज। अच्छा, अब ये जो है वो थोड़ा सा अलग ही हमारा माइंड चलता है, हाँ भाई, अलग ही हमारी साइकोलॉजी है कि आज अगर कोई प्रोडक्ट है, हमको पता चल जाता है कि हफ्ते भर बाद ये बहुत महंगा हो जाएगा, है ना, भले ही होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट हम अभी से जो है वो उसको परचेज करना शुरू कर देंगे। आज जैसे गोल्ड है, गोल्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड जो है वो समथिंग 95,000 चल रहा है, 95,000 है ना, पर किलो 95,000 है। मैं बोल रहा हूँ आज कितनी तारीख है, आज 21 तारीख है ना, मैं बोल रहा हूँ रक्षाबंधन, रक्षाबंधन 9 तारीख का है ना, मैं बोलूंगा कि अभी देखो 12-15 दिन है ना, रक्षाबंधन है 9 तारीख को, 9 अगस्त, और 15 दिनों के अंदर अंदर आज जो कुल 95,000 का मिल रहा है वो मिल जाएगा, वो अब जो है वो महंगा हो जाएगा और वो मिलेगा 1,10,000 रुपए का, 15,000 रुपये महंगा हो जाएगा सिर्फ 12-13 दिनों में। 15 दिनों समझ लो, 15 दिनों में 15,000 रुपये महंगा हो जाएगा अभी जो 95,000 का मिल रहा है। लोग जो है वो खरीदने के लिए भाग जाएंगे। सब काम छोड़ो, सबसे पहले गोल्ड खरीदो जितना खरीद सकते हो, क्योंकि 15 दिनों में 15,000 मतलब एक दिन में 1,000 का प्रॉफिट पड़ने वाला है, और 9 अगस्त को बेच देंगे। और जैसे ही जो है वो लोग सोना खरीदने जाएंगे, मतलब डिमांड बढ़ेगी, तो मतलब जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है फिर उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ी मतलब प्राइस बढ़ा, तो ऐसे ही प्राइस बढ़ जाएगा कि भाई एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई इसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। और इसका मैं अगर उल्टा बोलूं कि 95,000 है, आने वाले 15 दिनों में इसका प्राइस जो है वो 10,000 रुपये घट जाएगा, 85,000 ही रह जाएगा। कोई गोल्ड नहीं खरीद रहा, सब बोल रहे हैं 95,000 बहुत महंगा है, अब गोल्ड कौन खरीदेगा, जो है वो रहने दो। बिटकॉइन खरीदो, शेयर्स खरीदो, म्यूचुअल फंड में डालो, बहुत महंगा है ये 95,000, तो छोड़ो, नहीं खरीदना, कोई खरीद ही नहीं रहा। और किसी ने बोल दिया कि आगे आने वाले हफ्ते भर में 15 दिन में 85,000 हो जाएगा, 10,000 रुपये जो है वो गिर जाएगा, लोग बेचने लग जाएंगे। और जैसे लोग बेचने लग जाएंगे मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, खरीद तो कोई यहाँ है ही नहीं, प्राइस अपने आप ही नीचे आ जाएगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। एंटिसिपेशन जो है, एक्सपेक्टेशन जो है, वो फ्यूचर प्राइस को लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया है ना? ओके, नो चेंज इन साइज, एज कंपोजिशन, सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो चेंज होते रहते हैं, है ना। साइज है ना, मतलब साइज मतलब ऐसा नहीं बड़ा छोटा, ये ऐसा नहीं, जो हमारा पॉपुलेशन है। ठीक है, एज कंपोजिशन, ठीक है भाई, जैसे अभी अब बोला जाता है कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ यूथ ना, मेजोरिटी 70%, 70 से 75% लोग जो हैं वो यूथ है। 25 साल से लेके 50-55 साल के लोग जो है वो इंडिया को बनाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उनके डिमांड, उनके प्रेफरेंसेस वो सब अलग होंगे। ठीक है ना। पॉपुलेशन चेंज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारी यही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, नो चेंज इन द रेंज ऑफ अवेलेबल गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, है ना। कोई नया कॉम्पिटिटर ना कोई नया प्लेयर आना चाहिए। जैसे अभी सबसे अच्छा एग्जांपल है भाई, जैसे अभी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में 3 ही कंपनी ऑपरेट कर रही है, जियो, एयरटेल आइडिया और वोडाफोन, ये 3 ही है, बाकी कोई है ही नहीं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जितना है उतना ही कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक्स वाले मार्केट में भी अगर अपन देखें तो बहुत ही लिमिटेड जो है वो चॉइसेस अवेलेबल है। पेप्सी लो या कोको कोला लो या थम्स अप लो, थम्स अप भी जो है वो कोको कोला के ही पार्ट है।
दो ही मेजर प्लेयर हैं खाली, पेप्सी और कोको कोला। अब जैसे स्प्राइट है तो वो पेप्सी का है, थम्स अप है तो वो कोको कोला का है, ठीक है, किनले है तो वो वो कोको कोला का है, एक्वाफीना है वो पेप्सी का है। तो दो ही मेजर ब्रांड है कोल्ड ड्रिंक के, सॉफ्ट ड्रिंक के, है ना, ये है। और अभी 2 या 3 साल से जो है वो एक नया ब्रांड इमर्ज हो रहा है रिलायंस का, है ना, आपने सुना होगा कैंपा, कैंपा कोला। वो इतनी छोटी छोटी सी बोतलें जो है वो आती है, कैंपा की, रिलायंस का है, मुकेश अंबानी। अभी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, हर जगह नहीं अवेलेबल है, बट हाँ अब धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है। तो जो है जितना अवेलेबल है उतना ही रहे, बाकी कुछ नया नहीं है, ठीक है, समझ में आया। नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, ये ऊपर वाला ही जो पॉइंट है हमारे अर्निंग्स का, उसी को जो है वो इनकम का फर्स्ट वाला पॉइंट है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसको जितना मिल रहा है ना उतना ही मिलता रहे ना, ना वेल्थ में वृद्धि हो, ठीक है, ना इनकम में वृद्धि हो। भाई वो तो ठीक है, चलो जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारा जो सैलरी है वो फिक्स होता है, 12 महीने हमको वैसे का वैसा सैलरी मिलने वाला है। साल में जो है वो एक बार क्या होता है, अप्रेजल होता है, ठीक है, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। दिवाली आती है, बड़ा फेस्टिवल आता है, तब उस पर जो है वो बोनस भी मिलता है, मतलब 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये फिर चेंज आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ गया, ठीक है। फेस्टिव सीजन आता है, सब सीजन आते हैं, तो बिजनेस की ग्रोथ बढ़ जाती है, बिजनेस की इनकम भी बढ़ जाती है। अभी दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, तो उसमें जो भी व्हीकल्स है ना, और ज्वेलरी है, घर है, इन प्रॉपर्टी है, इन सब की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। गृह प्रवेश करना है, बढ़िया, गणेश चतुर्थी जैसा कोई मुहूर्त ही नहीं है, दिवाली नए घर में मनाएंगे। व्हीकल लेना है, दिवाली पे ले लेते हैं, ठीक है ना। धनतेरस पता है आप सब लोगों को, नहीं पता किसको ऐसा कोई धनतेरस ना, वो तो बिल्कुल दिन ही होता है कि सोना चांदी खरीदने का, वो उस दिन सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो जो बिजनेसेस हैं इसमें, जो लोग इसमें डील कर रहे हैं, जो इसका बिजनेस कर रहे हैं, एक ही दिन में उनका वेल्थ बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, समझ में आया। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी भी चीज को लेकर गवर्नमेंट पॉलिसी की कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो चेंज इन वेदर कंडीशन, ये तो कभी बहुत ज्यादा ही जो है वो चेंज होते रहते हैं ना। मई में बारिश पड़ गई और जुलाई पूरा ही निकल गया, समझ लो 21 तारीख हो गई, आज अब 9 दिन ही बचे, जुलाई पूरा निकलने वाला है, बारिश ही नहीं हुई। नहीं तो जुलाई में कितनी बारिश होती है, बारिश ही बारिश होती है, जुलाई में एक बूंद बारिश नहीं पड़ी। तो वेदर कंडीशन जो है चेंज होती रहती है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अरे वो ये क्या हुआ भाई, किसका मोबाइल है ये? रोशन का ये है, रोशन अपना मोबाइल यहीं भूल गया। अरे किसका मोबाइल है भाई? बुलाओ जरा, बंद बंद था ये मोबाइल, अभी चालू किया मैंने। बुलाओ जरा रोशन को, अमन को, रोशन रहेगा, बुलाओ उसको। ये बंद मोबाइल कौन रख के चला गया है यार यहाँ पर, है? हाँ ना, अभी अभी चालू किया देखो मैंने, मोटोरोला। रोशन जी आपका मोबाइल नहीं है? हाँ ये यहाँ पड़ा हुआ है, मेरी नजर भी अभी गई, मतलब 1 घंटा हो गया और मोबाइल बंद था, ये लो। हाँ अभी चालू किया मैंने और यहाँ पे पड़ा हुआ था, मतलब यार ऑफिस का रहेगा किसका रहेगा,
हम्म, हाँ, क्या मतलब होता है एक्सेप्शन का? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, एक्सेप्शंस मींस जिन सिचुएशन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा और बहुत सही, बहुत सटीक आंसर दिया भूमिका बेटा आपने। हाँ, बहुत ही जो है वो यही मतलब होता है एक्सेप्शन, मतलब इन सिचुएशन पे, इन गुड्स पे, है ना, इन सर्कमस्टेंसेस में लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करेगा। क्या है लॉ ऑफ डिमांड, बताओ, बोलो, अरे बोलो सारे के सारे। हाँ, क्या है लॉ ऑफ डिमांड, बताओ, अरे बताओ भाई, ये सब कोई डरने वाली बात नहीं है। अरे क्या बढ़ती है तो क्या, किस पे इफेक्ट पड़ता है? हाँ, नहीं बेटा, हाँ वेरी गुड, है ना, मतलब हम हमेशा, हाँ हम हमेशा है ना प्राइस के बेसिस पे बात करेंगे। ध्यान रखना, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। तो अपन प्राइस को बेस बनाकर प्राइस के बेसिस पर अपन बात करेंगे कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, सिंपल। डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अपन को सिर्फ ये देखना है, डिमांड बढ़ेगी घटेगी नहीं। प्राइस चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अपने को ये देखना है। हाँ, अब बताओ, अरे बोलो, अरे अरे सप्लाई की तो बात ही नहीं कर रहे अभी, खाली प्राइस और डिमांड है। हाँ, वेरी गुड, हाँ ठीक है। हाँ, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, हाँ, और अगर प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ जाएगी, पक्का, फिगर, ठीक है। बिल्कुल, देखो ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट एकदम बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड भूमिका, है ना, बहुत सही लिखा है आपने। हाँ, उधर यार ऑनलाइन वाले स्टूडेंट लिख लिख के आंसर दे रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं और तुमको बोलते ही नहीं बन रहे हैं। किस बात का डर है तुमको? ऐसा डर नहीं रखने का बेटा मन में। और अपन तो लॉ स्टूडेंट है, अपना काम ही ये बोलने से देखो, एक होता है भाई अपन लॉ है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, लॉ, है ना, अपन को बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब तुम क्लास में ऐसे घबरा जाओगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, कैसे आगे काम कर पाओगे? डॉक्टर थोड़ा ना बन रहे हैं अपन कि बहुत कम बोलना है अपने को, है ना, ऑपरेशन करना है तो वो बिल्कुल मुंह बंद करके जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, मास्क वास्क पहन के ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत कम बोल रहे हैं, ठीक है, एक सेंटेंस बोल दिया और एक सेंटेंस में काम खत्म हो गया, आई एम सॉरी, है ना, वो डॉक्टर वाला है प्रोफेशन। अपन तो कॉमर्स, और स्पेशली उसमें भी अपन लॉ पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, तो अपने को बोलना आना चाहिए। तो ये हेजिटेशन, ये शर्म सब छोड़नी पड़ेगी बेटा अपने को, नहीं तो टॉपर बन जाएंगे, नॉलेज बहुत ज्यादा होगा, सब होगा, बोल ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या काम का, ठीक है ना। तो बोला करो, पार्टी इंटरेक्टिव रहा करो, पार्टिसिपेटिव रहा करो। पढ़ते हैं भाई अपन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड ना, गिवन गुड्स, ठीक है। अब ये वाले गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, अपन ये पढ़ते हैं, सर्टेन इंफीरियर गुड्स, ठीक है, लाइक ब्रेड और राइस कैन डिफाई द लॉ ऑफ डिमांड। तो चलो ठीक है, समझा देता हूँ, पढ़ने में तो कुछ है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर है ना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब अगर अपन लिटरल मीनिंग देखें इंफीरियर का, दो चीज, एक इंफीरियर और एक सुपीरियर। सुपीरियर मतलब बहुत अच्छा, बहुत क्लासी, है ना, और इंफीरियर मतलब नहीं भाई, ये वाले गुड्स नहीं चाहिए अपने को, मजा नहीं है इन गुड्स में, ऐसा नहीं है। इस वाले केस में इंफीरियर का मतलब होता है
जो हमारे डेली रूटीन के रोजमर्रा की चीजें होती हैं, है ना, लाइफ में हम उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो वाले गुड्स, तो दैट आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब यहाँ पर कतई यह नहीं है कि उनकी क्वालिटी बेकार है, एकदम चीप स्टैंडर्ड वाले गुड हैं या एकदम सस्ते गुड्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहां पर इंफीरियर गुड्स मतलब वो गुड्स जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज जो है उनको दर्शाते हैं, जो डे टू डे रूटीन में हम उनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और उसको क्या बोला गया है, गिफन गुड्स। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है ना, घर में जो है वो हम सॉल्ट, नमक, है ना, जो हम खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं उसमें नमक यूज करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं एक्सेप्ट स्वीट, मिठाई, डेजर्ट, उसको छोड़कर नमक सब में यूज होता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में पूरे महीने में 2 किलो नमक लगता है ना, पूरे महीने में किसी के घर में 2 किलो नमक लगता है। 1 किलो नमक आ रहा है अभी 23 रुपए का, उसका प्राइस घट के जो है वो 23 रुपए से 23 रुपीज से 17 रुपए का हो गया, मतलब 5 रुपए उसकी प्राइस घट गई। तो क्या वो नमक ज्यादा यूज करना शुरू कर देगा? जो 2 किलो लग रहा है वही लग रहा है, ज्यादा डाल देगा पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा, बीमारियां होने लग जाएगी, उसको ज्यादा सोडियम कम जो है वो कंज्यूम कर लेगा। तो भाई उसको 2 किलो नमक लग रहा है, वो किसी भी हाल में 2 किलो नमक ही यूज करेगा। ठीक है, 23 रुपए से अगर 30 रुपए भी प्राइस हो गई तो भी उसका वही है, 23 रुपए से अगर 17 रुपए भी प्राइस हो गई तो भी उसका कंजम्पशन उतना ही रहेगा, क्योंकि नमक उसको उतना ही लगना है। पेट्रोल, ठीक है, आज मैं जो है वो मेरी गाड़ी 2 व्हीलर है, उससे फॉर एग्जांपल है ना, मैं मेरे ऊपर एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई मेरा ऑफिस जो है वो 10 किलोमीटर है मेरे घर से, 10 किलोमीटर मैं जाता हूँ और 10 किलोमीटर में आता हूँ रोज, तो मतलब 20 किलोमीटर जो है वो मैं रोज जाता हूँ। ठीक है, 600 650 700 किलोमीटर जो है वो मैं आना जाना करता हूँ पूरे महीने में, और उसके लिए मेरे को 3000 रुपए का पेट्रोल लगता है। आज पेट्रोल हमारे इंदौर में 105 रुपीज है, कुछ 105 रुपए पेट्रोल है या 106 रुपए पेट्रोल है, हाँ 106 रुपए पेट्रोल है। अब पेट्रोल का प्राइस 106 रुपए से 110 हो गया, तो मैं ऑफिस जाना तो छोड़ दूंगा, वैसा तो नहीं अरे यार 4 रुपए बढ़ गए है ना, ऑफिस जाना छोड़ दो, या जॉब ही चेंज कर लूंगा, ऐसा जॉब ढूंढूंगा जो मेरे घर के बहुत पास में हो, 2 या 3 किलोमीटर, जॉब तो मेरी वही चलती रहेगी। पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ गया तो उसके लिए तो मेरे जो कंजम्पशन है पेट्रोल का उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, जो मेरा 700 किलोमीटर पूरे महीने में मैं चला रहा हूँ उतना तो चलाना ही है मेरे को, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है। 106 रुपए चल रहा है, वो सीधे 90 रुपए आ गया, बोले यार ये तो बहुत अच्छा हुआ है ना, 10 20 रुपए जो है वो 15 रुपए जो है वो कम हो गया पेट्रोल का प्राइस, तो चलो यहाँ से सीधा मुंबई निकल जाते हैं, ट्रेन बस में फ्लाइट में नहीं चलते, बढ़िया 15 रुपए जो है वो पेट्रोल का प्राइस सस्ता हुआ है, बाइक से सीधे मुंबई निकल जाते हैं, ऐसा तो करूंगा नहीं मैं। तो ये सॉल्ट का एग्जांपल लिया, पेट्रोल का एग्जांपल लिया, ठीक है ना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम रोज यूज करते हैं, रोज कंज्यूम करते हैं, रोज उसका यूटिलाइजेशन होता है, और उनका यूटिलाइजेशन फिक्स है, उसमें चेंज नहीं आता। तो ये इनको बोला गया है इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स। इनके प्राइस में कोई भी चेंज आ जाए, बढ़ जाए घट जाए, कभी भी हो, हमारे कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे गुड्स, बॉटम लाइन क्या है, ऐसे गुड्स जिनका कंजम्पशन हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, उनका कंजम्पशन फिक्स है, वो नहीं होना है, ऐसे गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील,
ठीक है, अब ये स्नॉब अपील क्या होता है ये समझते हैं भाई। क्या होता है भाई स्नॉब अपील, किसको पता है? स्नॉब अपील का मतलब क्या होता है? ना भाई, कोई जो है वो कोई आर्टिकल है, कोई कमोडिटी है ना, उसकी प्रेस्टिजियस वैल्यू है कि अगर वो आपके पास है तो आपकी इज्जत, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि यार आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। और यार मतलब मैं जैसे फॉर एग्जांपल, आप मारुति कार है ना, मारुति कार लिया आपने तो भी वही काम करेगी है ना, 5 जनों को बिठाएगी एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भी 4 पहिए हैं। बट आपने BMW ले ली तो कितना फर्क पड़ जाएगा? यार BMW चला रहा है यार, और एक मर्सिडीज चला, एक मारुति चला रहा है। ठीक है, एक ओप्पो का फोन है, मतलब जैसे मेरे पास ओप्पो का फोन है, और एक आईफोन है कि अरे आईफोन 16 एकदम लेटेस्ट, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे जो चीजें होती हैं, जो खरीदने वाले होते हैं वो उसके प्राइजेस कंसिडर नहीं करते कि नहीं भाई मेरी तो प्रेस्टीज का सवाल है ना, मेरी तो गुडविल, मेरी इज्जत का सवाल है कि भाई ये वाला तो चीज मेरे को चाहिए चाहिए ना। अपन भी कभी कभी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हमारे हमको हमको पता है कि भाई ये काम नहीं आएगी या इतने ज्यादा काम नहीं आएगी, हमारे लिए तो नहीं है, बट हमको बहुत ज्यादा पसंद है, हम उसके लिए खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे वो प्राइस लोग हैं ना, लाखों, मतलब पेंटिंग है, समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या पेंटिंग बना रखी है, वो एक पेंटिंग की वैल्यू 10 लाख रुपए है, फिर भी वो खरीद लेते हैं लोग उसको, बोले यार ये पेंटिंग, मतलब बोल दिया कि भाई ये दुनिया में एक ही पेंटिंग है, इसके जैसी कोई पेंटिंग ही नहीं है। और किसके दिमाग में आ गई कि यार एकदम रेयरेस्ट चीज है ये तो, मतलब मैंने खरीद ली तो कोई दूसरा खरीद ही नहीं पाएगा, मेरा नाम हो जाएगा यार ये एक ही पेंटिंग है पूरी दुनिया में और मेरे पास, खरीद लो 10 लाख रुपए में। तो फिर प्राइस मैटर नहीं करेगी, कितनी भी हाई प्राइस हो, चाहिए मतलब चाहिए। तो स्नॉब अपील वाली जो प्राइस गुड्स होते हैं उसमें प्राइस मैटर नहीं करता, प्राइस बढ़े प्राइस घटे, चाहिए मतलब चाहिए, सिंपल बात। ठीक है, स्पेक्यूलेशन, जैसा मैंने आप पढ़ा है ना कि भाई मेरे को पता है प्राइस बढ़ने वाली है, तो मैं बिल्कुल जाके दौड़ लगा दूंगा कि नहीं अभी खरीद लो ना। स्पेकुलेशन हुआ ना ये कि भाई 15 दिनों बाद उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल एग्जांपल है ना भाई, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में जो है वो बैटिंग होती है, सट्टा लगाते हैं, पता चल गया कि नहीं आज ये वाली कंट्री जीतने वाली है, ये वाला देश जीतने वाला है, इसी पे पैसा लगाओ, सारे पैसे इसी पे लगा दिए। स्पेकुलेशन, कोई उसका बेस नहीं है, कोई वेरी वेरी फाइड वो नहीं है, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उस पर प्राइस जितनी भी है, अब बिल्कुल बोले 1 लाख रुपए है, 20,000 रुपये बढ़ने वाली है, तो बढ़ने दो जितनी भी हो, अपन तो अभी खरीद लो। 1 लाख रुपए फिर अपन को सस्ते लगने लग जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि 15 दिन बाद सोना 1,20,000 का होने वाला है, तो 1 लाख रुपए सस्ते लगने लग जाते हैं। और ऐसे देख, अब आपको नहीं बताया मैंने कि यार 1 लाख रुपए का जो है वो गोल्ड मिल रहा है 1 किलो, तो बोले अरे सर बहुत महंगा है ये तो, 1 लाख रुपए, नहीं 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 नहीं, नहीं डालेंगे 1 लाख रुपए। मैंने आगे की बताई, 15 दिन बाद 20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये हो जाएगा, 15 दिन में 20,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल फिजिबल लगने लग जाएगा कि नहीं चलो खरीद सकते हैं, क्योंकि 15 दिन में 20,000 रुपये कहीं से कहीं तक नहीं हो सकते, कोई कोई ऐसे असेट नहीं है जो 15 दिन में 20,000 रुपये कमा के दे सकता है गारंटी। खरीदो भागो, 1 लाख रुपए भी सस्ता है फिर तो स्पेक्यूलेशन अगर होता है फ्यूचर प्राइजेस को लेकर किसी भी कमोडिटी में, तो वहां पर जो है वो प्राइस मैटर नहीं करती है। ठीक है, देन कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन। ठीक है, बहुत सारे लोग है ना, ये इनकी सोच होती है, इनका माइंडसेट होता है इनका, बोले यार महंगा है तो अच्छा है, अगर सस्ता है तो खराब है। आज आईफोन है, ठीक है, मैं बोलूँ कि भाई आईफोन जो है वो, आपको सबको पता है कि जितने भी आईफोन है वो सब 80-90 हजार 1 लाख से ऊपर ही है ज्यादातर, तो जो है वो ऊपर ही है 1 लाख से ऊपर। अब मैं बोलूँ आईफोन 16 कितना का आ रहा है अभी, 1.5 लाख रुपए का है कुछ,
है ना, 1.5 से 2 लाख रुपए की रेंज है आईफोन की। मतलब मेरे को ज़्यादा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ आईफोन, मैं तो खरीदूंगा ही नहीं आईफोन कभी, है ना। बट हाँ, ये वाली रेंज जो है वो चलती है। आईफोन 16 वही सबसे लेटेस्ट है, 2 महीने बाद आईफोन 17 आएगा। अब मैं बोलूंगा आईफोन 16 देखो ये 1.5 लाख रुपए का है, मैं आपको जो है वो 50,000 रुपए का दे रहा हूँ, आप नहीं खरीदोगे। अरे सर 1.5 लाख रुपए का फोन 50,000 रुपए में कैसे दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नकली है ना, लॉक टूटा हुआ है रहेगा, इसका यूज्ड रहेगा, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट रहेगा। मतलब 3 गुना सस्ते में अगर आप, और भले ही कुछ नहीं है, मेरे को आईफोन नहीं चलाना, मेरे को दूसरा फोन, मैंने सैमसंग फोल्ड 7 ले लिया। सस्ता है अगर तो मजा नहीं है, महंगा है तो अच्छा है। अगर ये साइकोलॉजी है तो फिर तो प्राइस महंगा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। और ये गोल्ड में भी ये होता है कि देखते हैं कि भाई अरे इसका प्राइस बढ़ रहा है ना। स्टॉक और शेयर मार्केट में भी यही होता है कि भाई एक स्टॉक है, तो आपको पता लगा कि इसका प्राइस बढ़ रहा है, आज 20 रुपए का है, आगे जो है वो और बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये है, महंगा है तो अच्छा है, तो बढ़िया महंगे भाव पे खरीदो। ओके, सस्ता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, छोड़ दो। अगर ये है तो उस पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ ऐसा, कोई क्वेरी है? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? शिखा, इशिका, इशिका, शुभम, कृष्णा, श्रेष्ठ, है ना। ये इंदौर के ही हो? गुड, किधर, कौन सी? मरी माता स्क्वायर, बढ़िया, चलो अच्छी बात है ना। तो क्लियर हुआ, सब कुछ समझ में आया, कोई डाउट? अच्छा, मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया, मेरा जो पढ़ाना, मेरी लैंग्वेज वो समझ में आई? नहीं तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता चले क्या, पता नहीं क्या सर क्या ही बोले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, सर का स्टाइल ही समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं? अगर ऐसा कुछ है बोल सकते हो, मैं ऐसा नहीं अरे तुमने मैं ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं। ठीक है ना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, कोई डाउट? चले तो नहीं गए? नो सर, भूमिका, पीओवी, हाँ, क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ना समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो चलो, अब लॉ ऑफ डिमांड आज हमने पढ़ा, बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे हमने जो है वो कवर किया हर एक पॉइंट। अब कल लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर आज का क्लास अपन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, अभी बाहर कोई नहीं जाएगा। ओके, चलो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, बेटा क्लास ओवर हो गई, अब आपका नेक्स्ट क्लास 10:30 को लगेगा, जब भी मैडम आ जाएंगे तब मैडम शुरू करेंगे, तब आप ज्वाइन कीजिएगा। अभी आप जो है वो जा सकते हैं, टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे 9 बजे शार्प।